हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और वीडियो नंबर 6 आ गई है। फिग्मा की कुछ दिन का इंतजार करना पड़ा होगा आपको। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको आर्ट बोर्ड्स और फ्रेम्स के बारे में। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। एडोबी एक्सडी के अंदर हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं और यहाँ पे हम फ्रेम्स बोलने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर, वीडियो नंबर 7 के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेआउट ग्रिड्स कैसे काम करती हैं, क्यों बनानी पड़ती हैं। आपको आईफोन, आईपैड और जो डेस्कटॉप का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये लेआउट ग्रिड्स को यूज करते हुए डिजाइन करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आर्ट बोर्ड्स और फ्रेम के बारे में। तो फिग्मा के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो कि आपका जो हैश जैसा सिंबल जो दिखाई दे रहा है वो फ्रेम का होता है और कीबोर्ड में F प्रेस करने से आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया और फिग्मा कम्युनिटी के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आर्ट बोर्ड क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। आर्ट बोर्ड दोस्तों होता है एक डॉक्यूमेंट या फिर कह लीजिए पेज खाली, जिसमें आप कुछ ना कुछ डिजाइन करने वाले हैं। तो आर्ट बोर्ड जो कहते हैं उससे तो समझ यही आता है। और यहाँ पे क्योंकि हम फ्रेम्स कहते हैं इसे, तो फ्रेम एक हो गया कि आपको एक जगह मिल गई, एक पेज मिल गया जिसके अंदर आप डिजाइन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन का अपना एक साइज होता है, वो लेने के लिए आपको जो फ्रेम या आर्ट बोर्ड कह लीजिए उसका एक एग्जैक्ट साइज लेना पड़ेगा। अगर आप टैबलेट के लिए बना रहे हैं तो टैबलेट का साइज, डेस्कटॉप, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, ये सारा चीज़ें तो मैं आपको क्विकली यहाँ पर दिखा देता हूँ। राइट साइड में जो ऑप्शंस हैं, फोन अगर आप देख रहे हैं तो फोन के अंदर आईफोन 11 प्रो एक्स, आईफोन 8 का, एसई का, गूगल पिक्सल 2, एंड्रॉयड, ये अलग अलग साइजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि टैबलेट के अलग अलग साइजेस हैं, तो आपको कौन से साइज के अंदर बनाना है वो आप साइज ले सकते हैं। फिर डेस्कटॉप का साइज अलग अलग तरह के आगे, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई टूल बना रहे होते हैं तब भी ये काम में आता है। यहाँ पे वॉच है, एप्पल वॉच के लिए अगर आपने बनाना है तो ये प्री डिफाइंड साइजेस हैं, उसी के अंदर आपने डिज़ाइन करना चाहिए। फिर पेपर है, A4, A5, A6 टाइप के पेपर्स आ गए हैं। फिर सोशल मीडिया का आ गया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये फिग्मा या एडोबी एक्सडी जैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिर्फ UI UX डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि मैं भी हूँ। तो सोशल मीडिया के पोस्ट्स, कवर्स, स्टोरीज वगैरह भी हम लोग इसी के अंदर बनाते हैं। मैं इसी के अंदर बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल जाता है एग्जैक्ट साइज़। अगर कभी ना कभी, जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर और ये अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी करते हैं साइज़ वगैरह, लेआउट अपना कवर्स या प्रोफाइल फोटोज़ का, तो आपको हमेशा यहाँ अपडेटेड डिज़ाइंस के, इनके अपडेटेड साइजेस मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्विटर हेडर है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर है, तो यहाँ पे आपको साइड में डिज़ाइंस के साइज दिख रहे हैं, यानी कि इन साइजेस के अंदर आपने वो डिज़ाइन बनाने हैं। तो चलिए अब आ जाता है सबसे मेन क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे बार बार पूछते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। तो वो क्वेश्चन ये है कि मैं अगर एप्लीकेशन बना रहा हूँ आईफोन के लिए तो मुझे कौन से आईफोन का साइज लेना है, या फिर क्या मुझे अलग अलग साइजेस के लिए भी डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे। तो इसके जो आंसर है उसका वो है नो, क्योंकि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी एक कॉमन साइज ले लीजिए और उसके अंदर डिज़ाइन कर लीजिए। आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली सभी साइजेस के अंदर काम करेगा। थोड़े हाइट में ज़्यादा कम होती है अलग अलग मोबाइल्स की, जो आईफोन के अलग अलग स्क्रीन के साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो काम जो होता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना, वो जो रिस्पॉन्सिव जब ये बनती हैं, मीन्स की जब कोडिंग होती है इसकी, तब भी वो जो डेवलपर होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर देते हैं। तो आपको ऐसी कोई इनिशियली आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप आईफोन 8 के लिए अलग से डिज़ाइन करेंगे, 11 प्रो मैक्स के लिए अलग से करेंगे, क्योंकि इनके साइजेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। मोस्टली जो मैं करता हूँ वो आईफोन 10, 11 इनके साइज ले लेता हूँ और इसके अंदर डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड का जो आप देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड का साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे 360/640। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा आर्ट बोर्ड यहाँ पे बन के आ जाता है। तो फिर से मैं इसी टूल पे जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़े से और ऑप्शंस। यहाँ पे टैबलेट के ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर डेस्कटॉप के आ रहे हैं। और जैसे कि डेस्कटॉप में कौन सा साइज़ लेना चाहिए, तो मैं जो पर्सनली जो आपको बता दूं जो साइज़ लेता हूं वो 1440/1024 वाला ये साइज़ मैं मोस्टली लेता हूं जब भी मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ये वाला साइज़, या फिर मैकबुक प्रो का जो साइज़ है ये भी ठीक है। जो मेन तो काम जो यहाँ पे है वो है विड्थ का, वो 1440 वाली जो विड्थ है वो हम लेते हैं और इसी के अंदर लेआउट ग्रिड्स वगैरह
बनाते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड जो अपना है यहाँ पे रेडी है। और अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कि आपने जैसे इस पर क्लिक किया, आपका आईफोन का ऑप्शन ओपन किया, आईफोन 11 पे इस पर क्लिक किया तो आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आर्ट बोर्ड टूल पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसे सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं अपना आर्ट बोर्ड। ये देखिए जो भी साइज आपने लेना है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ड्रॉ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड साइज भी ले सकते हैं। तो ये फ्रेम्स इस तरह से काम करते हैं, यानी कि क्रिएट किए जाते हैं इस तरह से फ्रेम्स। चलिए, तो ये हमारा फ्रेम है। अब सबसे पहले इसका काम क्या आ जाता है, कभी फ्रेम को अगर रीसाइज करना पड़ता है तो, या रीनेमिंग करनी पड़ती है तो, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में क्विकली आपको बताने वाला हूँ मैं। चलिए, तो आर्ट बोर्ड्स अगर आपने ढंग से नहीं समझे इनमें काम करना, तो आगे आप एप्लीकेशंस में डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो आज ये जो वीडियो बिना स्किप कीजिए, आप क्विकली देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रीनेमिंग करना बता देता हूँ। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करते हैं इधर साइड में लेयर्स पैनल में वो आर्ट बोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे एडिटेबल, इसका जो नेम है वो एडिट होने को आ गया है। अभी आप इसको जैसे कि होम टाइप किया मैंने किया और कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो यहाँ देख रहे हैं आर्ट बोर्ड का नेम जो है वो होम हो गया है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं, होवर करते हैं, तो आपको ये हाईलाइट होते हुए दिखता है। तो ये बताने के लिए कि आप इस वाले आर्ट बोर्ड में हैं। और अब मैं बता देता हूँ आपको आर्ट बोर्ड का जो कॉपी करना है। आपने एक आर्ट बोर्ड यहाँ पे बना लिया है, एक आर्ट बोर्ड और बनाना है। तो ऑल्ट के साथ अगर आप इसको लेके जाते हैं, जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, आप देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे डबल माउस का आइकन दिखने वाला है, कर्सर दिखने वाला है। तो ये कॉपी हो रहा है, इसका मतलब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप ड्रैग कीजिए, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो आपका माउस अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो इस तरह से ये काम करेगा, सिमिट्री के अंदर लेके जाएगा। और आपने यहाँ रख देंगे, जो जैसे ही रखने लगते हैं उससे पहले भी अगर आप देखें तो आपको इन दोनों के बीच का गैप दिखा रहा है। तो आप कोई भी एक बार स्पेसिफिक गैप ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो आपकी यहाँ पे कॉपी हो गई है। इसके अलावा कॉपी करने का एक और भी वे है, आप एक आर्ट बोर्ड पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, अगेन डी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपको कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो डुप्लीकेट बनता जाएगा। जो भी आपका आर्ट बोर्ड सेलेक्ट था उसका डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड आगे से आगे बनता जाएगा। मान लीजिए मैंने ये दो एक साथ सेलेक्ट कर दिए हैं और फिर कंट्रोल डी किया तो क्या होगा, मेरा आर्ट बोर्ड कॉपी हो गया, लेकिन वो इसी जगह पे ही आ गया, ये देखिए। तो ये कॉपी हो रहे हैं। तो कॉपी करने के दो वे हैं, या तो आप ऑल्ट के साथ किसी भी आर्ट बोर्ड पे होवर करेंगे और उसकी कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप नाम पे या साइड में, तो ये उसकी कॉपी हो जाएगी, या फिर कंट्रोल डी कीजिए। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट बोर्ड बना दिए हैं, तो थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। 4 आर्ट बोर्ड्स के साथ में आगे का ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे मैं एक आर्ट बोर्ड को अभी लेके चलता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए। तो इस तरह से आप आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी क्लिक करके इधर उधर मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड को और जो फ्रेम है उसे। और अगर आप देखेंगे इस पे कंट्रोल्स आ रहे हैं कॉर्नर पे कुछ इस तरह से, तो आप इनको इस तरह से, तो नॉर्मली हर टूल के अंदर होता है या हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि आप शेप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। सिर्फ हाइट करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ विड्थ करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप इस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे जो मल्टीपल यहाँ पे आर्ट बोर्ड से, इनके साथ हम कुछ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आर्ट बोर्ड एक ऊपर है, एक नीचे हो गया, थोड़ा गैप के साथ में भी आ गया। तो यहाँ पे इनको सिमेट्री में अरेंज कैसे करें, तो यहाँ पे मैं इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ कॉर्नर पे मैं लेके जाऊंगा तो हमें एक इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो ये एक तो चीज़ ये थी। अब हमने ऊपर नीचे ये जो हो रखे हैं इनको भी सही करना है। इनको कैसे किया जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं फोटोशॉप में या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये वाले ऑप्शंस जरूर मिल जाएंगे कि शेप्स को, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना, बीच का गैप इक्वल करना, टॉप लाइन, राइट, बॉटम, अलग अलग तरह के अलाइनमेंट्स जो होते हैं वो करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे कि ये वाला है टॉप अलाइनमेंट, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आर्ट बोर्ड्स टॉप अलाइनमेंट में हो जाएंगे और ये प्रॉपर सिमिट्री के अंदर आ चुके हैं। चलिए आगे का चीज़ देखते हैं। जैसे कि आपने ये सेलेक्ट कर लिए हैं 3 आर्ट बोर्ड। 3 आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप अभी देख रहे हैं कि कुछ नया हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। और नया क्या है, वो है एक लाइन पिंक कलर की ऐसी और एक पिंक कलर का सर्कल। ये देखिए,
पिंक कलर की एक लाइन है और एक ये सर्कल है। लाइन के ऊपर जब होवर करते हैं तो ये दोनों साइड की एरो वाला एक कर्सर हमें दिखाई देता है। तो इसका क्या काम है, ये देखिए, इसको क्लिक करके मैं जब इधर उधर करता हूं तो मल्टीपल आर्टबोर्ड, जितने भी आर्टबोर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे उनके बीच का गैप जो है वो इस तरह से मैनेज करने के लिए ये ऑप्शन होता है। उसके अलावा ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये हाईलाइट हो रहा है क्लिक करने पे, तो ये क्या काम करता है, आप इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो और स्विच कर सकते हो आर्टबोर्ड्स को एक दूसरे के साथ। तो स्विच करने का ऑप्शन आपको बता दिया, लेकिन वीडियोस के अंदर मैं हमेशा कैसे तो बताता हूँ, लेकिन क्यों भी बताता हूँ, मीन्स कि क्यों किया जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे सबसे पहले होम की स्क्रीन, फिर आपने बना दी स्प्लैश स्क्रीन, और फिर आपने लॉगिन वगैरह की बनाई। आपको लगा कि ये स्प्लैश स्क्रीन जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका ये ऑप्शन अभी जो मैंने बताया स्विच करने का अगर वो नहीं होता तो आप क्या करते, इसको इधर लेके जाते, फिर इसे वापस यहाँ करते, फिर इसको यहाँ लेके आते, तो ये काफ़ी सारा काम करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे स्विच का जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, जो कि Adobe XD में नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैं फर्स्ट स्क्रीन की तरफ इसे लेके गया तो वो यहाँ आ गई है सेकंड की जगह पे, और सेकंड वाली फर्स्ट पे आ गई है। तो ये स्विच करने का ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं आर्टबोर्ड के अदर ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, कोई भी अगर आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेम लिखा हुआ यहाँ पे है, कुछ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कुछ इस तरह से। तो एक एक करके हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये क्या है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये एक आर्टबोर्ड है, और ये फ्रेम का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रही है इस पर क्लिक किया, और मुझे लगा कि नहीं ये आईफोन 8 के साइज़ में कुछ करके देखता हूँ, या आपने जैसे किसी अदर फ्रेम साइज़ में, प्री डिफाइंड साइज़ में अगर चेंज करना है किसी आर्टबोर्ड को तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड का करना है, तो जैसे ही क्लिक किया ये थोड़ा सा रीसाइज हो गया। फिर मैंने यहाँ पे मान लीजिए आईपैड मिनी का किया है, तो ये देखिए आईपैड का साइज़ हो गया। तो यहाँ से आप फ्रेम का बाद में भी साइज चेंज कर सकते हैं इस तरह से इजीली। चलिए, तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका जो ओरिएंटेशन है उसमें चेंज करना, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू है। तो ये भी हर टूल की तरह काम करता है। जैसे कि ये देखिए हमारा लैंडस्केप व्यू हो गया, ये पोर्ट्रेट व्यू हो गया। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन है ये वाला, जिसमें आप देख रहे हैं 4 एरोज हैं अंदर की साइड आ रही हैं, और ये है रीसाइज टू फिट। तो रीसाइज टू फिट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई एक फ्रेम लिया हुआ है, आर्टबोर्ड लिया हुआ है, और कोई भी एक शेप को इस तरह से क्रिएट कर देते हैं, या कुछ भी डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये अपने आप रीसाइज कर लेगा अपने आप को। अंदर ये शेप पड़ी है, बाहर हमारा ये फ्रेम है, फ्रेम पे क्लिक किया और यहाँ पे ये रीसाइज टू फिट पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही क्लिक किया, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी थी उसके साइज़ का वो फ्रेम अपने आप चेंज हो जाएगा, उसके साइज़ में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बना हुआ है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं X, Y, W, H, ये सब भी हमेशा अलग अलग जो टूल्स हैं उन सब में ये ऑप्शंस होते हैं। ये हमेशा इसी तरह से काम करते हैं। आर्टबोर्ड को X एक्सिस में मूव करने के लिए, आर्टबोर्ड को Y एक्सिस में मूव करने के लिए, लेकिन ये मोस्टली इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे विड्थ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ इस तरह से ड्रैग करके, या फिर अंदर वैल्यूज़ फिल करके, या फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इसकी विड्थ को हाफ करना है। तो आप जैसे कि डिवाइडेड बाई 2 मैंने टाइप किया, मैं जूम करके अगेन दिखाता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने ये करके और क्लिक कर दिया तो वो हाफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ आर्टबोर्ड में तो इतनी ज़्यादा काम में नहीं आती, लेकिन कई बार जब हमने 2 सेक्शन बनाने इस तरह से अंदर शेप बनाई और 2 सेक्शन बनाने, तब ये हमारी ये चीज़ें काम आ जाती है। जैसे कि विड्थ है डिवाइडेड बाई 2, तो हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ साइज़ का ये मिल गया, और दूसरी हम इस तरह से बना लेंगे तो 2 सेक्शन हमें इस तरह से बिल्कुल हाफ साइज़ का एग्जैक्ट मिल गया कैलकुलेशन के साथ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आर्टबोर्ड से हटके है, तो मैं इन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम आर्टबोर्ड को ही अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लिंक का, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये इस तरह से लिंक का आइकन एक्टिवेट हो जाता है, और जब अब मैं अगर विड्थ कम ज़्यादा करता हूँ तो हाइट भी उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो रही है। तो ये रेशियो में प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है हाइट और विड्थ। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है इसको रोटेट करने का। रोटेशन इस तरह से भी बहुत कम ही काम में आएगा आपको, और ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये है
कॉर्नर रेडियस, यानी कि जो आपका आर्ट बोर्ड है या आप फ्रेम कहेंगे इसे, तो ये इस तरह से हमारा रेडियस जो है वो बनता है इसका। ये एडोबी एक्सडी के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस जब बना रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा इस तरह से कॉर्नर्स रेडियस देना पड़ता है, तो ये थोड़ा हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक रियल की तरह दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे फिग्मा का। चलिए, तो ये भी हो गया है। उसके बाद अगर हम चलें तो ये है इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये अलग अलग कॉर्नर्स अलग अलग राउंडनेस में आए, तो आप इनमें वैल्यूज़ जैसे कि फिल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी 300, तो ये इस तरह से हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए इसको 100 कर देते हैं, तो ये इस तरह से। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं आर्ट बोर्ड्स को, इस तरह से कॉर्नर्स जो हैं अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि किसे कितना चाहिए। या फिर कॉर्नर्स, ये देखिए iOS का ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर कम ज़्यादा, ये देखिए इस तरह से भी प्री डिफाइंड हमें स्लाइडर के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। इसको हटा देते हैं तो हमारा ये देखिए ये ऑफ हो गया, लेकिन हमारा एक साइड में ये कर्व रह ही गया है। ये देखिए ये मिक्स्ड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे, इसीलिए मिक्स्ड आया है क्योंकि हमने ये हटा तो दिया है लेकिन अंदर हमारा अलग था, कॉर्नर के जो साइजेस हैं वो अलग थे। तो यहाँ पे मैं अगेन दे देता हूँ मिक्स्ड की जगह 50, तो ये अगेन सभी जगह पे सेम कॉर्नर हो गया है, तो यहाँ मिक्स्ड भी नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अभी बचता है क्लिप कंटेंट का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ऑप्शन है। जैसे कि हमने कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स बटन्स वगैरह रख रहे हैं, कुछ और चीज़ें बना रहे हैं, बैकग्राउंड्स बना रहे हैं, तो मोस्टली बैकग्राउंड्स में भी ये चीज़ काम में आती है काफ़ी अच्छी। अगर हमारा यहाँ पे आर्ट बोर्ड के अंदर ये क्लिप कंटेंट ऑन है, ये देखिए चेक बॉक्स ऑन है यहाँ पे हमारा, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ी होगी वो ये देखिए, अगर ये मैं बाहर भी लेके जाता हूँ तो वो अंदर ही रहेगी इस तरह से, जब तक मैं ज़्यादा बाहर ना लेके जाऊँ। थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल गया तो ये बाहर ही आ गई है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑन ही है हमारा, फिर भी ये बाहर आ गई है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हम अंदर रखी होती है उसको थोड़ा बहुत जब बाहर निकल रहा होता है तो वो क्लिप हो जाता है, वो अंदर अंदर ही रहता है। इसी तरह से मैं इस आर्ट बोर्ड में लेके अगर वो चला गया और यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये देखिए ये भी ऐसा हो रहा है। और इसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्लिप कंटेंट ऑफ कर देता हूँ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मैं लेके जाऊँगा, अंदर तो आ गई है लेकिन ये किनारों पे भी इस तरह से दिखेगी पड़ा हुआ, ये देखिए एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है तो बाहर दिख रही है। तो ये अगर आपने क्लिपिंग कंटेंट कर देते हो तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप इसके अंदर अंदर ही आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। मोस्टली ये बैकग्राउंड्स इमेजेस वगैरह में काम आता है। उसके बाद आप यहाँ ऑप्शन देखते हैं ऑटो लेआउट का, लेआउट ग्रिड्स, ये अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जैसे कि जो शेप्स में जो भी चीज़ें अप्लाई होती है वो यहाँ पे हमारे फ्रेम्स में भी हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसे कि फिल कलर है, आप कलर फिल कर सकते हैं फ्रेम के अंदर, ग्रेडियंट्स वगैरह दे सकते हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के वे में। और यहाँ से आप सारी वही चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो शेप के अंदर आपको चाहिए होती हैं कलर वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस को एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे जब शेप्स बनाना और उसके अंदर ये सब चीज़ें करना हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिल ऑब्जेक्ट की फिल कलर की तरह आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ये आपके कलर्स आ गए, इसमें इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में अलग टॉपिक है, पूरा आर्ट बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आर्ट बोर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो मेन मुझे जो बतानी चाहिए थी आपको, वो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं तो आप कमेंट कीजिए, उनके बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में वो भी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो यहाँ पे आगे की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 है, वो है यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ा आर्ट बोर्ड बना लिए हैं तो अब हम उसमें लेआउट ग्रिड्स वगैरह सेट करेंगे और फिर आने वाली वीडियोज़ के अंदर प्रॉपर एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना हम सीखेंगे। तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आने वाली वीडियोज़ को भी आप देखना चाहते हैं, और बटन के पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहें और आप सीखते रहें फिग्मा में UI UX डिज़ाइनिंग करना।